हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज़ में देखते हैं पहले आज की सुर्खियाँ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई। और अगली खबर है, प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगली खबर है, हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और अगली खबर है, श्री श्री रविशंकर को दी एमिस्ट्री ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। और अंतिम खबर है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। फ्लाइट से सफ़र करने वालों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को नई बोर्डिंग सेवा भी शुरुआत की है, जिसके तहत अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा, यानी आपका बोर्डिंग पास होगा। 1 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की शुरुआत कर दी गई। फिलहाल से सर्विस दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू की गई है, जिसका विस्तार दूसरे चरण में मार्च 2023 तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता के एयरपोर्ट पर किया जाएगा। यानी फ्लाइट से सफ़र करने वालों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने गुरुवार को नई बोर्डिंग सेवा भी शुरुआत की है, जिसके तहत अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा, यानी आपका बोर्डिंग पास होगा। 1 दिसंबर को डीजी यात्रा की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई। यह सर्विस कहाँ है? दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। और दूसरे चरण में यानी मार्च 2023 तक यह सर्विस हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता एयरपोर्ट पर होगी। क्या है डीजी यात्रा? आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। डीजी यात्रा क्या है? 1 दिसंबर से देश के कुछ एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत फेशियल रिकग्निशन के तहत यात्रियों की पहचान की जाएगी। जिसके तहत फेशियल रिकग्निशन के तहत यात्रियों की पहचान की जाएगी, यानी एयरपोर्ट पर आपको बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस है। यह व्यवस्था पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड मोबाइल वॉलेट पर आधारित आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। एयरपोर्ट पर एंट्री के समय सिक्योरिटी ज़्यादा के समय बस अपना चेहरा दिखाना होगा। यानी एयरपोर्ट पर एंट्री के समय सिक्योरिटी को आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर, यानी बोर्डिंग पास के तौर पर अपना चेहरा दिखाना होगा। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं इसके बारे में। यानी प्रसून जोशी कौन है? प्रसून जोशी एक प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। एक प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं और गीतकार हैं। इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रसून जोशी जी को। और प्रसून जोशी जी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यानी प्रसून जोशी जी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। गीतकार CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष प्रसून जोशी जाने माने गीतकार हैं। और प्रसून जोशी को 3 बार 2007, 2008 और 2014 में फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। और सुपरहिट फिल्म तारे ज़मीं पर और चटगांव में उनके काम के लिए उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार और
ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर को, यानी हंसराज गंगाराम अहिर जो हैं या पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहिर को। इनकी नियुक्ति पर मुहर कौन लगाए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। और गंगाराम महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं। कितनी बार? 4 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर सीट से। इन्हें प्रशंसकों के बीच हंसराज भैया के नाम से जाना जाता है। वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे और 2016 से 2019 तक इस पद पर बने रहे और चर्चित कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला को सामने लाने के लिए जाना जाता है। यानी हंसराज गंगाराम अहिर को चर्चित कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला को सामने लाने के लिए जाना जाता है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, श्री श्री रविशंकर को दी एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम यानी NCRM द्वारा दी एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दी एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं और यह पुरस्कार किसके द्वारा? नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम यानी NCRM द्वारा दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिका के मेम्फिस शहर में प्रदान किया जाएगा। श्री श्री अपने आई स्टैंड फॉर पीस दौरे के तहत सोमवार को मेम्फिस पहुंचेंगे। नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम अमेरिका में अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन के लिए विख्यात है। यानी नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCRM कहते हैं, यहाँ अमेरिका में अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन के लिए विख्यात है। श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार प्रदान करते हुए NCRM बोर्ड के डायरेक्टर शैला करकेरा ने कहा कि नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम की ओर से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को दी एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार प्रदान करना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। एक वैश्विक मानवतावादी, एक शांति दूत और सुदर्शन क्रिया योग कार्यक्रमों के संस्थापक के तौर पर 180 देशों में लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं रविशंकर साथ। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, सिलचर सिलाट महोत्सव 2022 का आयोजन। यानी पहला सिलाट सिलचर महोत्सव 2022 बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जा रहा है। इंडिया फाउंडेशन असम के सिलचर शहर में 2 से 3 दिसंबर 2022 को पहले सिलचर सिलाट महोत्सव की मेज़बानी कर रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का प्रतीक है 2022 वर्ष। एक ऐतिहासिक घटना जिसमें सीमा के दोनों ओर के निवासियों के जीवन को अस्थायी रूप में बदल दिया। इस वर्ष पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ है। यानी पहला सिलाट सिलचर महोत्सव 2022 बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जा रहा है। यह इंडिया फाउंडेशन असम के सिलचर शहर में 2 से 3 दिसंबर 2022 को पहले सिलचर सिलाट महोत्सव की मेज़बानी कर रहा है। भारत सरकार स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, ताकि स्वतंत्र भारत की यात्रा को याद किया जा सके और उसका जश्न मनाया जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच कई समानताओं के बीच सिलचर और सिलाट शहरों के बीच संबंध प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा अलग किए गए जुड़वा शहरों और इसके लोगों की साझा विरासत, साझा मूल्यों पर फिर से देखने के उद्देश्य से त्यौहार, जनजाति, संस्कृति, व्यंजन कला, शिल्प और
स्थानीय उत्पाद मनोरंजन का प्रदर्शन करेगा और चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित लोगों को एक साथ लाएगा। इसके अलावा यह महोत्सव स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बहुविषयक व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इतिहास में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट को महिला जज बेंच मिली। गुरुवार को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कोर्ट नंबर 11 में बैठी। बेंच ने 32 मामलों की सुनवाई की, जिसमें से 10 वैवाहिक विवाद, 11 जमानत से जुड़ी ट्रांसफ़र याचिका और अन्य 11 अलग अलग विवादों से जुड़े थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा महिला जज बेंच की स्थापना की गई। इतिहास में केवल तीसरी बार है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक पूर्ण महिला न्यायाधीश पीठ की स्थापना की गई है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट 2013 में एक महिला बेंच थी, जब जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना प्रकाश देसाई एक साथ बैठी थी। दूसरा मौका 2018 में आया, जब जस्टिस आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी ने 5 सितंबर को एक बेंच साझा की। शीर्ष अदालत में वर्तमान में केवल 3 महिला न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली, BB नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की भी कतार में हैं। शीर्ष अदालत में वर्तमान में CJI सहित 27 न्यायाधीशों की क्षमता है, यानी CJI सहित 27 न्यायाधीशों की क्षमता है, जबकि स्वीकृति शक्ति 34 न्यायाधीशों की है। 1989 में जस्टिस एम फातिमा बीबी के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज मिली थी। आइए हम लोग सारी खबरों को एक बार रिवाइज करते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। यानी 1 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DG यात्रा की शुरुआत की गई। यह सर्विस दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू की गई है और दूसरे चरण में मार्च 2023 तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता एयरपोर्ट पर होगी। यानी DG यात्रा के तहत अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा, यानी आपका बोर्डिंग पास होगा। DG यात्रा क्या है? यह 1 दिसंबर से देश के कुछ एयरपोर्टों पर लागू होगी, जिसके तहत फेशियल रिकॉग्निशन के तहत यात्रियों की पहचान की जाएगी। और प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? प्रसून जोशी को। प्रसून जोशी जो हैं प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। और हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहिर को। और श्री श्री रविशंकर को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम यानी NCRM द्वारा द एमिस्ट्री ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द एमिस्ट्री ऑफ पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को। और पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जा रहा है। इंडिया फाउंडेशन असम के सिलचर शहर में 2 से 3 दिसंबर 2022 को पहले सिलहट महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया। इतिहास में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट को महिला जज बेंच मिली। गुरुवार को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कोर्ट नंबर 11 में बैठी और यह 32 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 10 वैवाहिक विवाद और 11 जमानत से जुड़ी ट्रांसफ़र याचिका और अन्य 11 अलग अलग विवादों से जुड़ी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।